एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासेस है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जिसको हम एसीई इनहिबिटर कहते हैं, जबकि दूसरा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है और डायरेक्ट वेसोडाइलेटर. दीज आर द सम इंपॉर्टेंट class which are using for the hypertensive which are used for the hypertension like symptoms. This is the normal physiology that how the angiotensin 2 are formed by your body and how it lead to increase your blood pressure by automatic mechanism. The shortcut form of this system is known as RAS system, and acronym which stand for RAS, renin angiotensin aldosterone system. Okay, renin angiotensin aldosterone system. You know that when your blood pressure is going down, so automatically the renin is released into your blood, and a specialized type of enzyme which is released by your liver continually by your liver, angiotensinogen is released into your blood. When renin is released into the blood, these are two combined to form a specialized type of enzyme which is known as angiotensinogen will be converted into the angiotensin 1. मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैं उर्दू में बता रहा हूँ कि जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है, तो हमारे पास रेनिन रिलीज हो जाती है और रेनिन जो है ब्लड में आ जाता है और लिवर जो है कंटिन्यू तौर पे एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज करता है. और ये रेनिन जब ब्लड में आ जाते हैं वो क्या करते हैं, ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन डायरेक्टली कन्वर्ट तो नहीं होता है, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कहाँ तक, लंग तक चला जाता है. लंग में खास एंजाइम, इसका नाम है एसीई एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में. हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के मुख्तलिफ रिसेप्टर हैं डिफरेंट जगह पे. एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है. इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करता है, ट्यूबुलर सोडियम को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करा देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर भी रिटेन हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. सही है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन पे काम करता है. हमारे एड्रेनल ग्लैंड से के एड्रेनल कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है. एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करा देता है. जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तौर पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल लीड टू व्हाट, will lead to reabsorb the water, और जब reabsorption of water होगी तो it will increase your blood volume, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर विल बी गोइंग अप. इस तरह होता है. सही है. इसके अलावा हमारे पास वेन्युलर साइड और आर्टीरियल साइड पे भी इसके क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं. जब वेन को कंस्ट्रक्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 तो क्या करते हैं, प्री लोड बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेवियर्ड ऑफ ब्लड किसको कहते हैं, वेन्स को कहते हैं. तकरीबन 70 to 80% हमारा ब्लड वेन पे होता है. जो वेन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम पे. और जब ज्यादा से ज्यादा कार्डिक फीलिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. इसी तरह जब आर्टरीज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट किया जाता है. जब आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो फिर क्या होगा, जब आर्टरीज जो है कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, आर्टरीज जब कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब आर्टरीज कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो आर्टियो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा. सही है. इसके अलावा सही है, ये हमने पढ़ लिया, इस तरह हमारा बढ़ जाए, ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म. लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि पैथोलॉजिकली तौर पे हमारा एंजियोटेंसिन 2 इतना बढ़ जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हाइपरटेंशन करा देता है. तो हम क्या करते हैं, पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं. इफ दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन आर फेल, देन वी गो टू द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी. तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हमारे पास एक है एनसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. उसका काम क्या होता है, इस एंजाइम
हाँ, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे इनहिबिटर नॉट ओनली रिड्यूस चांसेस ऑफ मोर्बिडिटी बट आल्सो मोर्टिलिटी रेट को भी कम कर देता है। सही है, मोर्बिडिटी मीन बीमारी को कम कर देता है और मोर्टिलिटी डेथ रेट को कम कर देता है। ऐसे इनहिबिटर डिक्रीज हार्ट स्ट्रेसेस, सो हार्ट वर्क क्या कर देता है, स्ट्रेसेस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को अच्छे अंदाज में काम कर सकता है। इसके अलावा डिक्रीज चांसेस ऑफ पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग से भी बचा देता है आपको, क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेसिवली रेनिन रिलीज होगा, एक्सेसिवली एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, कार्डिक रिमॉडलिंग की पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। इंक्रीज पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करा सकते हैं। इसके अलावा एमआई और स्ट्रोक से बचा दे सकते हैं, तो इसलिए हम एमआई में भी देते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलस प्रेशर को भी कम कर देते हैं, इसलिए किडनी वाले डिजीज वाले ये ले सकते हैं। सही है यार, आवाज क्यों नहीं आ रही है? या आपको सिर्फ नहीं आ रही होगी और सबको आ रही है आवाज? सबको आ रही है ना? ओके। एसी इनहिबिटर, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसी इनहिबिटर है, जिसमें केपुटिन है, एसी वो है, एसियोन है, जो वो है हमारे पास पेरेंड्रोप्रिल के नाम से, जेस्प्रिल के नाम से भी आती है, और एल्टेक के नाम से, वेजोटेक और लुटिन सीन के नाम से आ जाती है। ये एस इनहिबिटर का क्लासिफिकेशन है, लेकिन कैपुटिन सबसे ज्यादा यूज होती है एस इनहिबिटर ड्रग में। साइड इफेक्ट क्या है? कफ से लिया गया, केप्रोप्रिल से, मैंने शॉर्टकट आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को याद हो। कफ करा देता है ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन की वजह से। एंजियोडीमा करा देता है, सही है, एंजियोडीमा करा सकता है, और इसके अलावा प्रोटीन यूरिया करा सकता है, लूज ऑफ टेस्ट करा सकता है ये ड्रग। इसके अलावा रेशेस करा सकते हैं, क्योंकि ये C1 एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं। C1 एस्ट्रेज एंजाइम क्या कराते हैं, आपको एलर्जिक लाइक रिएक्शन से बचा देते हैं। इसके अलावा हाइपोटेंशन कराएगा, हाइपोटेंशन तो हर एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग की साइड इफेक्ट में आ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये पेटोटॉक्सिक है, पेटोटॉक्सिसिटी करा देता है। तो इसके अलावा पोटाशियम लेवल को बढ़ा देता है और लूज ऑफ एपिटाइट को कम, यानी लूज ऑफ एपिटाइट को कम कर देता है, एपिटाइट को कम कर देता है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक, दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, एसी इनहिबिटर ड्रग। ये क्या करता है, ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2 बाय ब्लॉकिंग, सही है। हमारे पास ये क्या है, ACARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये है कि वो क्या करते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेते हैं। जहां पर आपका रिसेप्टर काम कर देते हैं ना, जहां पर एंजियोटेंसिन 2 काम करते हैं, इसके काम को रुकवा देता है। यानी आर्टरीज में इसके रिसेप्टर है, वेन्स में इसके रिसेप्टर है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर रिसेप्टर है, आपकी किडनी पे इसके रिसेप्टर है, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। जब ब्लॉक होगा तो एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बी वर्क इफेक्टिवली, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लूज डाउन हो जाएगा। सही है। इसके अलावा ये हमारे पास ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये क्लासिफिकेशन एग्जांपल ऑफ ARB ड्रग है, जिसमें क्या है, कैंडिसर्टान, एलोसर्टान, वेलसर्टान और टेलमिसर्टान और ओल्मिसर्टान। ये हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास ARB ड्रग की क्लासिफिकेशन है। बीटा ब्लॉकर्स क्या होती है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को कम कर, जब पेशेंट की कार्डियक हो तो इसमें भी हम देते हैं। इसमें हमारे पास जो कार्डियक स्पेसिफिक ड्रग है वो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। इंडिकेशन जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया और इंजाइना और एमआई में देते हैं। और इसके अलावा ये एक्ट्स एज एंटी इंजाइनल के तौर पे भी काम कर देता है। एंटी इंजाइनल के लिए कैसे देते, को हार्ट रेट को कम होगा तो वर्कलोड कम होगा, जिसकी वजह से आपका माइकार्डियल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको इंजाइनल लाइक पेन और इंजाइनल लाइक सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, बाय गिविंग द बीटा ब्लॉकर ड्रग्स इट विल बी रिलीव डाउन। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, अगर पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिक हो तो हमें बीटा ब्लॉकर नहीं देनी चाहिए। सही, हाइपोटेंशन करा सकते हैं, इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करा सकता है विद मेल्स। क्लासिफिकेशन क्या है, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर पे सिर्फ काम करते हैं, जो कार्डिक
सेलेक्टिव ड्रग भी इसको कहते हैं, सही है। जबकि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर भी काम करते हैं, नॉन कार्डियक ड्रग इसको कहते हैं, बीटा 1 पे भी काम करते हैं, बीटा 2 भी काम करते हैं। इसलिए अगर पेशेंट बीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास लंग्स में भी होते हैं, इसलिए जब पेशेंट सीओपीडी को अस्थमेटिक लाइक सिम्टम्स हो, या हमारे पास मैकेनिज्म है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन कार्डियक मसल। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या फियर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली तौर पे सिंपैथेटिक नर्व इनसे क्या क्या रिलीज होता है, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन जो है हमारे पास दो चीजों पे काम करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर भी काम करते हैं और बीटा 2 रिसेप्टर भी काम करते हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर को फॉर एग्जांपल अगर इसने एक्टिवेट किया बाय गिविंग व्हाट, नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज होने की वजह से या एंडोजीनस केटोकोलामाइन की वजह से, जब बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलेगी, due to the stimulation to the beta 1 receptor, it will activate the G stimulatory protein। और G stimulatory protein जो है सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, इसको जब एक्टिवेशन मिलती है वो क्या करता है, एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में, और साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट जो है प्रोटीन काइनेज जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन काइनेज में, सही है। प्रोटीन काइनेज जो है वो क्या कर लेते हैं, एल टाइप चैनल को, इस एल टाइप चैनल को ओपन कर लेते हैं, तो बहुत से कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए एवरी एक्शन पोटेंशियल, जब भी करंट जाता है एवरी एक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाते हैं, ये कैल्शियम जो है एक्टिन और माइसिन के साथ अटैच होके, ज्यादा कैल्शियम अटैच होके इसको क्या कर लेते हैं, शॉर्टन कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन करा देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्टिलिटी करा सकता है कौन, by giving by what, by the automatic body mechanism by releasing what, norepinephrine की वजह से इस तरह होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बीटा 1 ब्लॉकर या नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते, फॉर एग्जांपल नॉन सेलेक्टिव का मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को मैंने ब्लॉक किया, और मेरे जिस्म ने नॉरएपिनेफ्रिन तो रिलीज कर दिया, लेकिन जब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया बाय ब्लॉकिंग दीज टू टाइप ऑफ रिसेप्टर, इट विल नॉट एक्टिवेट द जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जब एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे काम नहीं होगा, जब आगे काम नहीं होगा तो कैल्शियम नॉट एंटर हियर, जब एंटर नहीं होगा तो कम कैल्शियम आएंगे, तो एक्टिन और माइसिन का जो शॉर्टिंग है, शॉर्ट कंट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाएंगी, और कंट्रैक्टिलिटी विल बी गोइंग डाउन। तीसरा ये नॉर्मल होता है। एक्शन ऑन वेजल, ये तो माइकार्डियल मसल पे इस तरह होता है, लेकिन वेजल में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर है, जब नॉर्मली तो ये होता है कि बीटा 2 रिसेप्टर को नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जो है इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन ने इसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन की वजह से जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन बन गई, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो एडेनालाइल साइक्लेज एंजाइम की वजह से एटीपी कन्वर्ट हो गई साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में, और cyclic amino monophosphate will lead to convert into the myelin light chain kinase enzyme में convert होगा, और माइसिन लाइट चेन काइनेज एमएलसी के का मतलब है माइसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम। माइसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम वो क्या करेगा, माइसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो कैल्शियम को क्या करेगा, एल टाइप चैनल को ओपन करेगा। एल टाइप चैनल की वजह से क्या होगा, एल टाइप चैनल की वजह से ओपनिंग की वजह से ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एंटर आएगी, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है वो क्या सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्युमुलेट होगा। तो एवरी एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम जो है वो काल्मोडिलिन के साथ मिल के वो किसको काल्मोडिलिन के साथ मिलके वो किसको एक्टिवेट करेगा, माइसिन लाइट चेन को, और माइसिन लाइट चेन जो है वो क्या करेगा, माइसिन लाइट चेन जो है इसी तरह क्या करेगा, क्या एक्टिन और माइसिन को शॉर्टन करेगा और कंस्ट्रक्शन कराएगा, सही है। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बीटा ब्लॉकर देता हूं तो बीटा ब्लॉकर की वजह से ये नहीं होगा। इसी तरह जब मैं कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर लेता हूं तो यहाँ पे ये काम नहीं होगा, तो माइसिन लाइट चेन विल बी इनहिबिटेड, तो तो क्या होगा, तो वेनो डायलेशन हो जाएगी, सही है। बीटा ब्लॉकर में हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में मेरे पास क्या है, एंड्रॉल है और नेडानोल है, और इसके अलावा बीटा फेस है। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में मेरे पास लू प्रेशर है, टेनोर्मिन है, और कार्विटा है, और कॉनकोर्ड ड्रग है, सही है। इसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर द नेक्स्ट क्लास बताएंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ
किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रोपिनोल है, तो प्रोपिनोल जो है क्या है, स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर है, या कोज प्रोमिनेंट पोस्टर हाइपोटेंशन करा सकता है, या स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन प्रोडक्शन बाय केटोकोलामाइन करा सकता है। तो ये क्या करता है, बीटा प्रोपिनोल जो वो हमारे पास क्या है, रेनिन प्रोडक्शन बाय केटोकोलामाइन की स्टिमुलेशन को क्या कर लेता है, इनहिबिट करा देता है। सही है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेशेंट विद हाइपरटेंशन स्टार्टेड ऑन अ न्यू मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड इज रिपोर्टिंग कंटिन्यूसली ड्राई कप। एक पेशेंट है, वो आपके साथ एडमिट हो गया हाइपरटेंशन के साथ, सही है, और वो एक मेडिकेशन पे आ गया, ट्रीटमेंट पे, उसको ड्राई कप शुरू हो गई। तो आप कौन सा ड्रग जो है, आप कौन सा साइड इफेक्ट, कौन सी ड्रग की साइड इफेक्ट आप सस्पेक्ट करोगे, तो इसमें कौन सा है, आपको पता है लेजोनोप्रिल ही ड्रग है, या केफ्रुटिन ड्रग है, या एसी इनहिबिटर ड्रग है जो ड्राई कप कराता है ना। तो आप लोग ने पढ़ ली। फिर इस किस्म का क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन, यानी आ 45 ओल्ड मेल विद एंजाइना, ये कैंडिडेट हो सकता है, या आ 39 ओल्ड फीमेल विद अस्थमा। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैंडिडेट। तो हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन हम किस में नहीं देते, अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देते हैं, सही, खास तौर पे। तो फॉर टुडे क्लास इज डिसमिस, हम यहाँ पर डिसमिस करा देते हैं, सही है।